सर्टेन एरिया को कंसीडर करके उसका स्टडी परफॉर्म करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। क्या थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल्स के बारे में जानना जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों, और क्यों जानना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स फंडामेंटल्स क्या हैं और उन्हें क्यों जानना है। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी हम आगे के न्यूमेरिकल डेरिवेटिव और जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में एनालिटिकल अप्रोच करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा कोर कंसेप्ट क्या है, तो हम पढ़ेंगे सिस्टम, बाउंड्रीज, प्रॉपर्टी, प्रोसेस, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, साइकिल्स, नियरली सारी की सारी फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम तीन प्रकार का होता है: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो पहले हम पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। ठीक, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर ना हो, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये देखिए, इसमें पिस्टन में जब हीट रिलीज होगी तो ये हीट सराउंडिंग में डिसिपेट होगी। ठीक, पर इसमें जो फ्यूल है, फ्यूल जो है, जो भी है वो जल रहा है, तो उसका मास कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, केवल हीट ट्रांसफर हो सकती है बाहर। जाहिर सी बात है, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें कि अगर हम एक बोतल में सुबह पानी भर के रख दें तो शाम तक क्या होगा, पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब हीट रिलीज हो गई है, बोतल से सराउंडिंग में चली गई है। बट जो पानी का क्वांटिटी है, मान लीजिए 1 लीटर हमने पानी उसमें भर के रखा था, तो शाम तक 1 लीटर ही पानी रहेगी, मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हुआ, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। देखिए, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर, जैसे प्रेशर कुकर में हम जितना दाल या चावल डाल के पकाते हैं वो उतना ही रहता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम हीट दे रहे हैं प्रेशर कुकर के निचले भाग पे, तो अंदर हीट जा रही है, तभी तो पक रहा है। इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हुआ है, हीट का ट्रांसफर हुआ है मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। बम कैलोरीमीटर, पिस्टन सिलेंडर विदाउट बॉल्व। विदाउट बॉल्व क्यों? पिस्टन सिलेंडर में अगर बॉल्व लगा देंगे तो बॉल से मास का ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए विदाउट बॉल्व की हम बात करेंगे। अब देखिए, बात करेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम जिसमें मास का भी ट्रांसफर हो और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो। जैसे हमने एक डक्ट को कंसीडर कर लिया है, देखिए डक्ट को, ठीक, ये ओपन है। मान लीजिए हम इसमें पानी डालते हैं, मतलब पानी का ट्रांसफर करते हैं। ठीक, पानी, तो इधर से पानी इंटर कर रहा है और इधर से पानी निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मास। पानी बोले तो मास, मतलब मास का ट्रांसफर हो जा रहा है, इजीली ट्रांसफर हो रहा है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। मास का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। जब मास का ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर हो ही रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर पहुंचा है, तो मान लीजिए अगर वाटर हीट है तो इसके बॉल पे कुछ हीट जनरेट हो जाएंगे, फिर वहां से सराउंडिंग में चला जाएगा, मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ये हो गया ओपन सिस्टम। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, बॉयलर में क्या होता है, पानी को गर्म करते हैं, पानी को एक सिरे से डालते हैं, दूसरे सिरे से गर्म करके उसको निकाल लेते हैं। तो उसमें गर्म कैसे हुआ? उसको हीट दिए, मतलब एनर्जी दिए। और मास का ट्रांसफर कैसे हुआ? ठंडा पानी डाले हैं, वही पानी को गर्म करके निकाल लिए, तो वो मास का ट्रांसफर हो गया। टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, कंडेंसर और नोजल। पंप तो आप देखते ही होंगे, रोज आपके घर में यूज होता है, नीचे से पानी को निकाल के ऊपर ढकेल देता है, मतलब मास का ट्रांसफर तो कर ही रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड जो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो ना ही मास का ट्रांसफर करे ना ही एनर्जी का ट्रांसफर करे। आपने देखा होगा कि कुछ थर्मस ऐसे आते हैं जिसमें अगर हम चाय सुबह फिल करके रख देंगे तो शाम तक वो गर्म रहेगी, शाम तक गर्म रहेगी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने चाय को रख दिया सुबह, और शाम को 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाय मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, हीट का सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हुआ। हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ और मास का भी ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि हमने जितना रखा था, मान लीजिए 1 लीटर चाय फिल करके रखा था, तो शाम को 1 लीटर ही उसमें रहेगा। देखिए, ये डायग्राम है, ये देखिए, ये कट किया गया है हमें दिखाने के लिए, ये कंप्लीट है, ऐसा ओपन सिस्टम नहीं है, ये क्लोज ही है। तो ये देखिए, ये क्या है? इंसुलेशन। दिस इज इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या काम करता है? ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देता है, तो मास तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, और एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगा। किसमें? इंसुलेटेड सिस्टम में। अब देखिए, यूनिवर्स, एग्जांपल के लिए यूनिवर्स को ले लेते हैं।
हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कंजर्व है, कहीं बाहर से एनर्जी नहीं आ रही, ना ही हमारे यूनिवर्स से कहीं बाहर जा रही है, और ऐसा मास भी ना ही अंदर आ रहा है ना ही बाहर जा रहा है। और दूसरा क्या है, बेल इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क। बेल इंसुलेटेड, हम लोग जो थर्मस का यूज करते हैं वो इंसुलेटेड रहता है, बट नॉट बेल इंसुलेटेड। वो आइडियल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। तो अगर आप मतलब उसमें रख देंगे कुछ फिल करके हाई टेम्परेचर पे, तो 4-5 दिन पे उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि वो रियल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक बाउंड्रीज और उसका क्लासिफिकेशन। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री और उसका क्लासिफिकेशन देखिए, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री दो तरह का होता है, एक तो होता है रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक, अब रियल बाउंड्री भी दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड बाउंड्री और एक होता है मूवेबल बाउंड्री। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, बाउंड्री क्या होता है। तो देखिए अगर हम कोई सिस्टम को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम हो गया, ठीक है, ये कोई सिस्टम हो गया, ठीक, ये कोई सिस्टम हो गया, ये एक ऐसा सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। तो ये सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको सराउंडिंग से जो सेपरेट करता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक, और सिस्टम क्या होता है, वो मतलब वो जगह है जहाँ पे हम अपना एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, तो वो हमारा सिस्टम हो गया। और ये इसको छोड़ के ये सारी एरिया जो हो गया वो सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट किया है, सेपरेट कौन कर रहा है, ये वॉल ही तो कर रही है, ये जो कंटेनर इसकी वॉल ही तो कर रही है। तो ये ही जो वॉल है ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया बाउंड्री। अब बाउंड्री हमने बताया कि दो प्रकार का होता है, रियल इमेजिनरी, और इसमें भी दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड और मूवेबल। अब देखिए एग्जांपल के लिए हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेते हैं। ये है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, अब देखिए ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाहर की बाउंड्री है ये क्या है, फिक्स्ड है। आप देख रहे हैं कि पिस्टन सिलेंडर जैसे हमारे बाइक में हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, तो जो सिलेंडर बाहर से दिखता है आप देखते हो कि फिक्स्ड रहता है, वो ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, मतलब फिक्स रहता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड होती है। देखिए ये भी रियल बाउंड्री है। अब देखिए ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। अब देखिए जो इसमें पिस्टन होता है सिलेंडर में, ये जो पिस्टन होता है क्या होता है, ये रेसिप्रोकेट करता है, आगे फिर कभी पीछे। कंबस्शन होता है तो आगे पीछे होता है ना, तभी तो रोटेट होता है व्हील आगे जाके। तो आगे होगा तो कभी आगे होगा कभी पीछे होगा, मतलब मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मूवेबल बाउंड्री है। बाउंड्री तो है लेकिन ये क्या है, मूवेबल बाउंड्री है। ठीक, अब देखिए अब हम बात करेंगे इमेजिनरी बाउंड्री के बारे में। देखिए इमेजिनरी बाउंड्री ऐसी बाउंड्री है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। मान लीजिए हम बोले कि ये बाउंड्री, व्हाट इट मीन, ये इमेजिनरी बाउंड्री है। ठीक, मतलब जो रियल में है ही नहीं, तो हम इसके अंदर एक मतलब इमेजिनरी बाउंड्री को मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, स्टडी को परफॉर्म करने के लिए, जो कि रियल में होता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्मल बाउंड्री, जैसा मैंने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाउंड्री के बारे में। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये रहा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और ये रहा पिस्टन। ठीक, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये सिलेंडर हो गया, ये हो गया पिस्टन। अब देखिए जब हमें वर्क चाहिए तो ऐसे अगर ये रखा रहेगा तो कोई वर्क नहीं होगा। तो अगर ये मूव करेगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे तभी तो वर्क होगा। रुकिए आपको फार्मूला से बताता हूं मैं। क्लोज्ड सिस्टम के लिए डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, ये क्या है, वैल्यूम है। जब वैल्यूम में चेंज होगा तभी तो वर्क निकल कर आएगा। तो देखिए अगर ये आगे पीछे, ये पिस्टन आगे पीछे जा रहा है, मतलब आगे पीछे रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो देखिए ये जो वैल्यूम बाउंडेड है, जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आएगा तो वैल्यूम कम हो जाएगा, इधर आएगा तो वैल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब वैल्यूम कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वैल्यूम कम हो रहा है बढ़ रहा है, वैल्यूम में चेंज हो रहा है, तो मतलब वर्क हो रहा है। ठीक, तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, बाउंड्री। तो ये बाउंड्री हो गई और ये बाउंड्री हो गई जो मूव कर रही है बाउंड्री। इसका मतलब देखिए टू गेट द वर्क फ्रॉम द सिस्टम देन मिनिमम वन बाउंड्री शुड बी मूवेबल। मतलब एक बाउंड्री तो आपको मूव तो कराना ही होगा, तभी तो आपको वर्क मिलेगा। मिनिमम एक बाउंड्री, आप ज़्यादा बाउंड्री भी मूव करा सकते हैं लेकिन मिनिमम एक बाउंड्री तो मूव आपको कराना ही पड़ेगा। देखिए इमेजिनरी बाउंड्री अलाउज मास ट्रांसफर थ्रू इट। जैसे मैंने बताया था इमेजिनरी बाउंड्री है तो उसमें मास ट्रांसफर अलाउड है, और रियल बाउंड्री में मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है। अब देखिए जो बाउंड्री होता है वो फिर से दो तरह से डिफाइन किया गया है हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, एडियाबैटिक वॉल और डायाथर्मिक वॉल या डायाथर्मिक बाउंड्री। देखिए जो एडियाबैटिक बाउंड्री होती है वो हीट का
ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। ठीक, हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एडियाबैटिक जो बाल होती है, ये जो एडियाबैटिक जो बाल होती है, इसका जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को मना करना, मतलब ना होने देना। तो इसका जो रजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, जैसे मान लेते हैं इनफाइनाइट होता है, इसका रजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो ये हीट को अपने थ्रू ट्रांसमिट नहीं होने देती है, तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, डायाथर्मल बाउंड्री। डायाथर्मल बाउंड्री ऐसा बाउंड्री जिसका रजिस्टेंस जीरो होता है। रजिस्टेंस मतलब मना करना, मतलब ये हीट के ट्रांसफर को मना ही नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए इसका रजिस्टेंस जीरो है, तो जीरो मतलब मना करना, मना ही नहीं करेगी, तो मतलब पूरा का पूरा हीट का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ये हो गया डायाथर्मल बाउंड्री, कंप्लीट हीट ट्रांसफर। देखिए एनालिटिकल अप्रोच, थर्मोडायनेमिक में दो एनालिटिकल अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। मतलब किसी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए या तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं या तो मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है? माइक्रो एनालिसिस, जैसे नाम से ही लग रहा है माइक्रो मतलब एक एक पार्टिकुलर बहुत छोटे लेवल पे। तो माइक्रो मतलब क्या हो गया कि इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं माइक्रो में, और मैक्रो में क्या कहते हैं, वहाँ के जो हम करते हैं। देखिए ये हो गया माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल कितना दूर दूर है, ये हो गया मॉलिक्यूल एक, ये हो गया, इसमें काफ़ी डिस्टेंस है। तो हम इसके सिंगल मॉलिक्यूल पे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे इसका मान लीजिए टेम्परेचर T1 हो गया, इसका T2 हो गया, इसका T3 हो गया, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालाइज इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक, यूज्ड फॉर हाईली रेयरफाइड गैसेस एट हाई एल्टीट्यूड वेयर मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? रेयरफाइड गैसेस क्या? रेयरफाइड गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो बहुत दूर दूर हैं, तो जब दूर दूर रहेंगी तो इंडिविजुअल हम स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसा कब होता है? मान लीजिए हम अर्थ पे हैं, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो मॉलिक्यूल जो है पास हो जाएंगे, बहुत पास हो जाएंगे, तो क्या होगा? मैक्रोस्कोपिक। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर दूर होंगे, डेंसिटी घटेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ला सकते हैं। ठीक, अब ये होगा मैक्रोस्कोपिक में आप जैसे आपको बताया ही कि इसमें एक सर्टेन एरिया का एवरेज हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, इसका T4 है, एकदम पास इतना सारा मॉलिक्यूल है। तो इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर, मतलब कुछ एरिया का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे और उससे पूरे का एवरेज ले लेंगे। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक गिलास में पानी है, अब पानी का टेम्परेचर हमें अगर मेजर करना है तो एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर थोड़ी ना मेजर करेंगे, पूरा एक गिलास के पानी का टेम्परेचर ही मेजर कर देंगे। दिस इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब देखिए एनालाइज एवरेज बिहेवियर, मैंने बता दिया। स्टैंडर्ड फॉर अर्थ लेवल प्रेशर वेयर मॉलिक्यूल आर क्लोज्ड पैकेज्ड, मतलब अर्थ पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो मॉलिक्यूल पास रहेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक ही करेंगे बिहेवियर। यहाँ का एवरेज ले लेते हैं, टेम्परेचर इज एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। जो एवरेज मॉलिक्यूलर टेम्परेचर होता है वो जो उनके मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी से, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर होता है। थर्मोडायनेमिक में हम क्या करते हैं कि मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम सारी स्टडी को अर्थ पे परफॉर्म करते हैं। जितनी लेबोरेटरी होती है अर्थ पे होती है, और अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो जाहिर सी बात है जब बहुत पास रहेंगे मॉलिक्यूल, तो क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। ठीक, अब देखिए द प्योर सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। देखिए सब्सटेंस दो तरह का होता है, प्योर और नॉन प्योर। प्योर सब्सटेंस मतलब होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब पूरे सिस्टम में जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहे। जैसे मान लीजिए ये रूम है, तो
तो उस कॉर्नर पे जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम का जो रेशियो होगा वो सेम इस कॉर्नर में भी होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन सेम है। और एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें स्टीम है, लिक्विड है और सॉलिड आइस है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? H2O, वाटर का। अब स्टीम है उसका भी फार्मूला H2O है, लिक्विड का उसका भी फार्मूला, आइस का उसका भी फार्मूला H2 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ इस एरिया में देखें तो केमिकल कंपोजिशन सेम है। केमिकल कंपोजिशन सेम है मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन 1 है। मतलब जहाँ भी देखेंगे, मान लीजिए यहाँ बाउंड्री लेवल पे हम देख लेते हैं तो लिक्विड और स्टीम है, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। इसका मतलब ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इवन विथ 3 फिजिकल फेज प्रेजेंट H2O रिमेन्स केमिकल आइडेंटिकली थ्रू आउट। आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें वाटर है, फेज तो अलग रहेगा लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम है। इसका मतलब क्या है? ये प्योर सब्सटेंस। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सर मतलब जो होमोजीनियस ना हो। होमोजीनियस ना हो मतलब कि केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दी सिस्टम अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास ले लिया, इसमें ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया। ठीक, अब ऑयल ऊपर है, ऊपर की इसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो इसके मालिक्यूल पास दूर दूर होंगे, इसके मालिक्यूल पास पास होंगे। तो यहाँ होमोजेनिटी नहीं मिल रही है। होमोजेनिटी नहीं मिले मतलब केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो क्या है? ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस नहीं है तो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सर है। जब प्योर सब्सटेंस नहीं है तो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सर है। एक और हम एग्जांपल के ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक, कंटेनर है, इसमें मान लीजिए हम मतलब वाटर फिल कर दिए और यहाँ पे थोड़ा सा रेत डाल दिए। रेत मतलब बालू का कुछ अमाउंट यहाँ पे डाल दिए। ठीक, और बाकी ऊपर पानी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? देखेंगे तो सीधे देखते ही पता चलेगा कि दिस इज नॉट होमोजीनियस मिक्सर, क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। यहाँ पे रेत ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर, ऊपर वाटर ज़्यादा है, नीचे रेत ज़्यादा है। तो क्या होगा? ये हेट्रोजीनियस। ठीक, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन सेपरेट इनटू फिजिकल लेयर्स ब्रेकिंग होमोजेनिटी। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट जो रहेगा तो होमोजेनिटी को ब्रेक करेगा। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी 2 तरह का होता है मास के अकॉर्डिंग। एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब प्रॉपर्टी वो जो मास पे डिपेंड करे और साइज पे भी डिपेंड करे। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो मास पे भी ना डिपेंड करे और साइज पे भी ना डिपेंड करे। देखिए ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है और साथ ही साथ साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो मास पे तो डिपेंड करेगा, साइज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, एक अनदर कंटेनर ले लिया। ठीक है, और इसमें और इसमें यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन डाल दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मास, यहाँ पे जो है मास m1 है, तो यहाँ पे मास m है। लेकिन जब इसको अलग अलग कर देंगे तो मास अलग अलग हो जाएगा ना। जब एक कंटेनर को अलग अलग कर देंगे, जैसे एक कंटेनर है उसको बीच से काट दिए तो मास अलग अलग हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक में कम या एक में ज़्यादा या बराबर, लेकिन मास अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें तो मास सेम था, इसमें अलग अलग हो गया। मतलब ये चीज़ मास पे डिपेंड कर रही है। अब मान लीजिए टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री था, अब अलग अलग कर दिए तभी तो 5 ही डिग्री रहेगा। तो ये मान लीजिए टी हो गया, ये भी मान लीजिए टी हो गया। अब देखिए प्रेशर मान लीजिए पी था, अलग अलग कर दिए तब भी प्रेशर पी रहेगा। वैल्यूम मान लीजिए वी था, लेकिन वैल्यूम भी था, लेकिन जब काटेंगे तो वैल्यूम तो अलग अलग हो जाए, क्योंकि साइज पे डिपेंड करता है।
तो ये वैल्यूम V1 हो गया, ये V2 हो गया। यहाँ से क्या पता चलता है कि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि जैसे वैल्यूम, मास, एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी जो होती हैं वो मास पे डिपेंड करती है। इसलिए हम कह सकते हैं सारी एनर्जी जो होती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। और कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी? जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। अब मान लीजिए ये हो गया वैल्यूम, तो क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन स्पेसिफिक वैल्यूम, स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम बाई मास। तो ये है वैल्यूम तो एक्सटेंसिव है, और मास क्या है, एक्सटेंसिव है। वैल्यूम एक्सटेंसिव है और मास क्या है, एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव तो क्या निकल के आएगा, इंटेंसिव। इंटेंसिव समझ में आ गया आपको कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा गया है, ये मास पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना तो मास पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है। अभी आपको बताया कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक्सटेंसिव से जब डिवीजन करेंगे तो, अरे एक्सटेंसिव का एक्सटेंसिव डिवीजन करेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल कर आएगा। जैसे आपको बताया स्पेसिफिक वैल्यूम है, वैल्यूम को एग्जाम्पल के रूप में ले लिया कि जब वैल्यूम है वैल्यूम बाई मास स्पेसिफिक वैल्यूम, तो वो क्या हो गया, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अदरवाइज वैल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट्स क्या होता है, पाथ क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। स्टेट, व्हाट इज स्टेट? स्टेट मतलब कंडीशन ऑफ सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए एक कंटेनर ले लेता हूं मैं, कंटेनर ले लेता हूं, तो इसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर T1 है, P1 है, मतलब कह सकते हैं ये एक स्टेट है, सिस्टम का स्टेट है। ठीक, तो ये हो गया स्टेट। द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट 1 एंड 2। यहाँ पे 1 और 2 से प्रेजेंट किया गया, ये क्या है, स्टेट्स हैं। अब आगे देखते हैं पाथ। सीरीज ऑफ स्टेट इज नोन एज पाथ। मान लीजिए एक स्टेट ए है, मान लीजिए T1 हो गया, P1 हो गया, मतलब यहाँ टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है। ये हो गया दूसरा स्टेट T2 P2, ये तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, पांचवा स्टेट, ऐसे ऐसे मतलब स्टेट का जो सीरीज बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या हो गया, पाथ। ठीक, ये हो गया पाथ, हो गया आपका, ये पाथ हो गया। अब हमारा क्या बचा, प्रोसेस। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने में जो परफॉर्म किया गया है उसे प्रोसेस बोलेंगे, प्रोसेस। देखिए द ओवरऑल चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन टू द फाइनल कंडीशन। इनिशियल जैसे मान लीजिए ये था, मान लीजिए एक कंटेनर था, ठीक है, कंटेनर था, इसको मैंने यहाँ से कुछ हीट दिया तो क्या होगा, गर्म हो गया। पहले इसका टेम्परेचर T1 था, अब T2 हो गया। तो कहेंगे कि इसमें एक प्रोसेस परफॉर्म हुआ है, यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब एक प्रोसेस परफॉर्म हुआ है। ठीक, अब जब दो प्रोसेस होते हैं तो उसको एक साइकिल बोलते हैं, कि यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया। जब दो प्रोसेस हुआ तो उसको बोलेंगे एक साइकिल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। देखिए पहले इसका टेम्परेचर T1 था, फिर इसमें हीट दिया गया, फिर इसका टेम्परेचर T2 हो गया, मतलब एक प्रोसेस परफॉर्म हुआ। फिर क्या किया, इसको ऐसे छोड़ दिए, फिर से ये ठंडा हो गया तो इसका टेम्परेचर फिर से T1 हो गया, मतलब एक प्रोसेस ये हुआ, एक प्रोसेस ये हुआ, तो क्या होगा, ये एक साइकिल हो गया। अ मिनिमम ऑफ 2 प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्लोज थर्मोडायनेमिक साइकिल। कम से कम 2 प्रोसेस तो चाहिए ही थर्मोडायनेमिक साइकिल को डिफाइन करने के लिए। अब क्यों आपको 2 प्रोसेस चाहिए, एक प्रोसेस से तो आपका साइकिल बन ही नहीं सकता। मान लीजिए हम ले लें कि एक प्रोसेस हो गया,
अब इसे साइकिल आप बनाइए, साइकिल कभी जिंदगी में नहीं बनेगा ये। तो साइकिल बनाने के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस, एक ये प्रोसेस और एक ये प्रोसेस, मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए। आप 3 प्रोसेस 4 प्रोसेस का यूज कर सकते, जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इनिशियल पॉइंट पे आ गए, 3 प्रोसेस हो गया, तो ये भी एक साइकिल हो गया। ठीक, अब रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग इनिशियल फेज में पहुंच जाए। जैसे मान लिए मैं जा रहा हूँ रास्ते पे, तो मेरे पैर से हीट जनरेट हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, और हीट कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में। फिर मैं वापस उसी जगह पे आ गया, लेकिन हीट जो सराउंडिंग में गई थी वो तो वापस नहीं आई है, तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हीट भी जो रिलीज हुई थी फिर से आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए एक एग्जाम्पल के लिए, देखिए ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था तो ये पॉइंट ए पे था, ठीक, ये पॉइंट ए पे था, तो यहाँ से पॉइंट बी पे आ गया, फिर पॉइंट बी से ए पे आ गया। फ्रिक्शन तो 0 है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हीट जनरेट नहीं हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ा है, तो मतलब यहाँ से गया फिर वहीं पे आ गया, तो दिस इज व्हाट इज दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करते, इफ फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट? दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।